Yes. Good afternoon, my friends. I welcome you to the very first session of introduction of your subject of third semester of second year BCom, that is mercantile law. कल के प्राइमरी एफएससी इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मर्केंटाइल लॉ यानी क्या होता है. बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड जो सारे लॉ होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मर्केंटाइल लॉ. The mercantile law we have in our syllabus is the Indian Contract Act 1872, the Negotiable Instrument Act 1881, the Sale of Goods Act 1930, the Indian Partnership Act 1932 and the Consumer Protection Act 1986. आज के इस पहले सेशन में मैं आपको सभी जो 5 लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर के सेमेस्टर में, इसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं. ठीक है, I'll give you a brief overview कि exactly इन सब एक्ट में अपने को देखना क्या है, सीखना क्या है, ये एक्ट किस लिए है और किस लिए बनाए गए हैं, इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे. ठीक है, ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के कानून में ये सब कानून क्यों बनाए गए और इनका महत्व क्या है. ठीक है, शुरू करते हैं. सो इन ऑल वी हैव टू लर्न 5 चैप्टर इन द सेमेस्टर, where we have the Indian Contract Act, the Negotiable Instrument Act, the Sale of Goods Act, the Indian Partnership Act, and the Consumer Protection Act. Now, my dear friend, the first chapter we are going to learn is the Indian Contract Act 1872. यहाँ पे जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा तो यहाँ पर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन दोनों का कंबाइंड इंट्रोडक्शन देता हूं. इन दोनों का कंबाइंड इंट्रोडक्शन देता हूं. क्यों, तो समझने की कोशिश करो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया है, ईयर पढ़ सकते हो, 1872. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1872. सेल ऑफ गुड्स कब आया है, 1930. तो यहां पे एक बात समझने जैसी है, हमारे यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकालकर बनाया गया है. हमारे यहां पर पहले एक ही एक्ट था जिसका नाम था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्या था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उसके अंदर सारे सेक्शंस थे, उसके अंदर सारे सेक्शंस थे. मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग एक्ट नहीं था, उसी के अंदर था. सेल, परचेज और सेल रिलेटेड सारे व्यवहार के जो कुछ भी सेक्शंस थे, दे वर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेन एक्ट, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन 1930 तक जाने तक देखो, हमारे यहाँ कानून कब बनता है, जब कभी भी कानून की जरूरत महसूस होती है. जब तक कानून की जरूरत महसूस नहीं होती तब तक कुछ नहीं लगता है ना. हमारे यहाँ पहले क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद पता चलता है ऐसा क्राइम हो रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कानून बनता है. जिसमें साइबर क्राइम आ गया. हमारे पास साइबर क्राइम का लॉ पहले से था क्या, नहीं. हमारे यहाँ पहले साइबर क्राइम होने लगे, साइबर क्राइम होने के बाद फिर साइबर क्राइम के लिए लॉ लाया गया. ऐसा ही होता है. पहले जो है 1872 के वक्त बिजनेस, सेल, परचेज, ट्रांजैक्शन इतने कॉम्प्लेक्स या इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे. तो इसीलिए अलग से कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन 1930 के दौर तक बिजनेसेस बढ़ने लगे, ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, सेल परचेज का व्यवहार बढ़ने लगा और इसके तहत एक अलग कानून की जरूरत महसूस होने लगी जो कि खरीदने और बेचने के लिए हो. सेल ऑफ गुड्स, जब चीजें बेची जाती है तो बेचने के रिलेटेड कोई एक अलग कानून की जरूरत महसूस होने लगी. देयर वर लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट which failed to address some of the situation of sale. यानी चीजें आप बेचते हो, बेचने के बाद डिलीवरी कैसे कंडीशन में होने चाहिए, ऐसे कोई सेक्शंस ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं थे. ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेल के रिलेटेड सारी चीजें थी, लेकिन डिलीवरी रिलेटेड कंडीशन नहीं थी. तो प्रोडक्ट सेल तो कर दिया जाता था, लेकिन डिलीवरी कंडीशन में वो खराब हो जाता था, तो उसमें सेल छुटकारा पाता था. तो ऐसे सब लिमिटेशंस की वजह से सरकार को लगा, तब की ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमें सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से कानून लाना पड़ा. तो जो पूरे सेक्शंस थे उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया. आधा हिस्सा बना दिया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
जहां पर पहले 76 सेक्शन में, कितना बोल रहा हूं मैं, पहले 76 सेशन में, पहले 76 सेक्शंस में जनरल कंडीशंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्या दिए गए हैं? जनरल कंडीशंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। 76 के बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन आते हैं और 126 के बाद जो कंडीशंस पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे वो सेक्शन अलग होकर एक अलग एक्ट बन गए जिसका नाम बना दिया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले ये सारे के सारे 200 समथिंग कुछ है, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं आ रहे, सॉरी। तो वो सब मिलकर एक कानून था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 126 के बाद के जितने भी सेक्शन है उसको हटाकर एक अलग कानून बना दिया जिसको नाम दे दिया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन पहला कानून कौन सा आया? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले 76 सेक्शन में जनरल सेक्शन होते हैं रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारे जनरल और सिंपल कंडीशंस अपने को पहले 76 सेक्शंस में दी जाती है। आपका ये जो सिलेबस है जहां पर हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके नीचे के टॉपिक के बाइफर्केशन को अगर आप पढ़े तो यहां पर क्या क्या चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है। देखो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। यानी मुझे अगर पूछो तो सारे सेक्शंस कौन से हैं? जनरल कंडीशंस रिगार्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट 76 सेक्शन के अंदर है। 76 सेक्शन के बाद जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शंस है, दोज आर सेक्शंस रिलेटिंग टू स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए? स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जांपल, हायर परचेस में जब हम चीजें खरीदते हैं ना, हायर परचेस वाले ट्रक वगैरह लेते हैं हम, डाउन पेमेंट कर उसको सालों के इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो उसे कहते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। क्या कहते हैं उसे हम? हायर परचेस एग्रीमेंट। अकाउंट्स में होगा भी आगे, थर्ड ईयर में और में हायर परचेस, है ना। तो हायर परचेस एग्रीमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए सेक्शन 76 के बाद दिए गए हैं। आपको जो सिलेबस दिया गया है इट इज रिगार्डिंग द जनरल सेक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या चीजें नहीं लगती है, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या कंडीशंस है, ये सारी चीजों की मालूमात पहले शुरुआत के 76 सेक्शन में दी गई है, जिसे हम कहते हैं जनरल सेक्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वही सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। यानी 76 के बाद के 127, 26 जो भी है, जहां के आगे स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है, वो आपके इस सिलेबस में कवर नहीं किए गए हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अग्रीमेंट, इसेंशियल्स, टाइप्स, मोड्स, डिस्चार्ज, रेमेडीज, ब्रीच, ई कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी टाइटल्स को पढ़कर मैं आपको क्या समझा सकता हूं कि आपके सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के इस मर्केंटाइल लॉ के सिलेबस में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस दिए गए हैं, यहां पर उनका उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट्स ये समझे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, और सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट के क्या कंडीशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप क्या होते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है। ऐसा बेसिक सेक्शंस अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सीखना है। मैंने क्या बताया आपको? इन द ईयर 1872 वी हैड अ सेपरेट एक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस वाज एन एंटायर 200 प्लस सेक्शंस के साथ पूरा एक सिंगल एक्ट था। सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास अलग से कानून नहीं था, क्योंकि पहले सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन बहुत आसान थे। लेकिन 1930 के दौर तक आने तक सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। हम पहले पैसे देते थे, डिलीवरी बाद में लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम माल के पैसे जमा करते हैं, डिलीवरी बाद में लेते हैं, है ना। तो ऐसे जो सिचुएशन हो रहे थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं हो रहे थे। They were not being covered under the Indian Contract Act. Hence, the half portion of the Contract Act was divided into two parts,
और दो अलग कानून बन गए। एक कानून बन गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और दूसरा कानून बन गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दूसरे कानून का नाम क्या बना? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपके थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें जो कुछ भी आपको पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ये बताता है कि हमारे इस पोर्शन में हम क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करते तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होती है, और नए दौर में जो ई कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ये क्या होता है, ये समझने के लिए हमें कौन से सेक्शन समझने, कौन सा चैप्टर, कौन सा एक्ट समझना है। दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझ रहे हो? तो जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो अभी तुम्हारा ट्यूशन खत्म हो गया, ट्यूशन खत्म होने के बाद तुम दत्ताधाम रहते हो और तुम्हें दत्ताधाम जाना है। तुमने एक ऑटो वाले को रुकाया और बोला कि दत्ताधाम छोड़ोगे? तो मैंने कहा हाँ, कितना भाड़ा? 30 रुपए। तो तय हो गया भाड़ा, आप गाड़ी में बैठ गए, ऑटो में बैठ गए, वहां उतर गए, उतरने के बाद 30 रुपए आपने उसे दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि आप दोनों के बीच में तय हुआ था कि वो आपको दत्ताधाम छोड़ेगा और आप उसे 30 रुपए दोगे। तो आप अपने डेली लाइफ में हर वो जो पैसों से या चीजों से व्यवहार करते हो, जो ट्रांजैक्शन करते हो, जो अग्रीमेंट करते हो, वो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सब्जी खरीदना कॉन्ट्रैक्ट है, ऑटो में घूमना कॉन्ट्रैक्ट है, बस में घूमना कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेन में घूमना कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये अपने को कहां समझेगा? इन द एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने क्या कहा? हर एक एक्ट का स्टार्टिंग कहां से होता है? द। यहाँ पे द नहीं है, इसलिए पढ़ते हो कैसे पढ़ना है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमेशा याद रखो, लॉ में जब एक्ट पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ना पड़ता है। वी कैन नेवर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 साल के साथ पढ़ना चाहिए। नहीं तो बहुत बार हो जाता है, स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं, बाद में उसको बोलते बता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से साल में आया, उसको यही याद नहीं रहता कौन से साल में आया है। तो पढ़ते हो हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए? पूरा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पॉइंट नंबर 1। हमेशा क्या लिखते हैं वहां पे हम? द। शुरुआत में क्या लिखते हैं? द। एक और चीज जो यहाँ पे नोटिस करने जैसी है कि जब कभी भी हम किसी एक्ट का नाम लिखते हैं उसके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे द इंडियन का आई, कॉन्ट्रैक्ट का सी, एक्ट का ए, सब के सब कैपिटल है ना? हम जब नॉर्मल जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हर वर्ड का कैपिटल लिखते हैं क्या? नहीं, खाली सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है ना? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नेम में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के नेम में जितने वर्ड्स होंगे हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कैपिटल। टी कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल एंड ए कैपिटल। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अपना राइटिंग पेपर है, एमसीक्यू नहीं है, राइटिंग पेपर है। लिखते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सब कैपिटल में लिखना है और पूरा लिखना है। तो अगर कोई आंसर लिख रहे हो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं? एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझ में आ रहा है? तो अपने पास पहले एक कानून था 1872 में, सारे ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को लेकर एक ही कानून था जिसका नाम था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरा सिंपल सवाल है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसे कौन लेकर आया? भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार? तब की ब्रिटिश वाली भारत सरकार, क्योंकि तब देश आजाद था क्या? नहीं, तब देश आजाद नहीं था। तब की जो ब्रिटिश वाली जो भारत सरकार थी, द ब्रिटिश इंडिया रूल हैज एनेक्टेड दिस पर्टिकुलर लॉ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ब्रिटिशर्स ने लाई है। भारत आजाद कब हुआ? 1947। 1947। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कौन लाया कानून? ब्रिटिशर्स, है ना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन लेकर आया? ब्रिटिशर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो इसे कौन लाया? इंडिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, उसका पहला वर्जन आया कंपनीज एक्ट 1956, यानी वो भी कौन लाया? इंडियन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड, पार्टनरशिप, जो चार एक्ट अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये कहां से आ रहे हैं? ब्रिटिश रूल में से। हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने 100 साल से ज्यादा राज किया है और उस दौरान उन्होंने बहुत से कानून हमारे यहाँ बनाए जो आज भी हमारे यहाँ चलते हैं। इसीलिए बहुत बार
भारतीय कोर्ट में कभी किसी केस पर फैसला सुनाया जाना चाहिए, अगर वैसे कोई फैसला अगर हमारे पास रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए रेफरेंस इंग्लिश के कोर्ट का लिया जाता है। हमारा लॉ इंग्लिश बेस्ड लॉ है, इंग्लैंड बेस्ड लॉ है। मान लो तुमने कोई अपराध किया है और ऐसा अपराध आज तक भारत में किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए ये कहीं पर भी भारत के किसी भी कानून में दिया नहीं है। लेकिन वैसा ही कोई अपराध किसी ने इंग्लैंड में किया है और इंग्लैंड की सरकार ने, इंग्लैंड के कानून ने उसे कोई अपराध के लिए, जुर्म के लिए पनिशमेंट दी है, तो दोस्तों याद रखना उसी तरह का एक्सेप्टेंस, उसी निर्देश, उसी जजमेंट के आधार पे तुमको भी पनिशमेंट होगी। यानी आज भी हमारा इंडियन लॉ इंग्लिश के लॉ के जो भी रिजल्ट्स है, जो भी वहाँ के जजमेंट है, उसको आज भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम आज भी इंग्लैंड के जो भी केस हुए हैं, इंग्लैंड के केस स्टडीज है, वहाँ के जजमेंट है, उसको हम जो है इन्फर करते हैं, रेफर करते हैं। आज भी हम रेफर करते हैं। जब मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें सिखाऊंगा, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, तो आपको हर एक लॉ के अंदर केस दिए जाते हैं, केस स्टडी दिए जाते हैं, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है सॉलमन वर्सेस सॉलमन, ये इंग्लैंड का केस है, उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडिया में। इसीलिए हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में आज भी इंग्लिश कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लॉ किसने बनाए हैं, अंग्रेजों ने। किसने बनाए हैं, अंग्रेजों ने। So in the first chapter of the Indian Contract Act 1872, we are going to understand what is exactly a contract, how a contract is made, how a contract is a valid contract, how is a contract discharged, and what is the situation when there is a breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होती है, और लेटेस्ट में ई कॉन्ट्रैक्ट यानी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये सारे चीजों के सारे सेक्शन और सारी जानकारी हमें अब मिलने वाली है। ओके, ये हुआ हमारा पहला चैप्टर, जो पहले चैप्टर में हम देखेंगे। इसी का दूसरा भाई, जुड़वा भाई कौन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट में था, अब इसे अलग कानून बना दिया गया, अब इसे अलग कानून बना दिया गया। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे कंटिन्यूएशन में सेल रिलेटेड जो भी सेक्शंस थे, सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड जो सेक्शन थे, अब वो एक अलग कानून है जिसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसके अंदर क्या क्या सिलेबस देखेंगे हम, सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन यानी बेचने के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको लेकर सारे जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होंगे उसके सारे कंडीशंस और सेक्शंस यहाँ पे कवर होते हैं। जैसे एडवांस लेकर डिलीवरी देना, डिलीवरी देकर बाद में पैसे लेना, डिलीवरी की कंडीशन कैसी रहना, डिलीवरी के वक्त उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे रहना, ये सारी चीजें डीप में कहाँ कंसिडर की जा रही है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अपन क्या सीखने वाले हैं, आपको समझाता हूं एग्जैक्टली कौन सेलर है, कौन बायर है, सेल अग्रीमेंट क्या होता है, हम कब कहेंगे सेल है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में होगा सेलर कौन है, बायर कौन है, सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी चीजें होगी। एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऊपर क्या था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट सेल के रिलेटेड है तो ऐसे सेल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसेंशियल्स है, क्या जरूरी चीजें वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी का काम करते हैं, उसके पैसे हम बाद में लेते हैं, है ना। सो देयर इज सेल एंड द पेमेंट इज आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऐसे क्या कंडीशन है वो देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल अलग होता है, अग्रीमेंट टू सेल अलग होता है। एग्जैक्टली सेल और अग्रीमेंट टू सेल अलग कैसे है ये अपने को यहां पर सीखना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस। देखो, मैंने तुम्हें मेरा ट्रक बेचा, तुमने मेरा ट्रक लिया 10 लाख रुपए में, मैंने तुम्हें ट्रक दे दिया, तुमने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, मैंने जो ट्रक है तुम्हारे नाम पे करके दे दिया। नाउ दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ sale. What happens in a contract of sale? The ownership in the property is transferred immediately.
मैंने आपको ट्रक बेचा, आपने मुझे पैसे दिए, जैसे मेरे पास पैसे आए मैंने सेल के ऊपर की प्रॉपर्टी या सेल के ऊपर की मालिकाना हक तुम्हारे नाम पे आरसी बुक कर दी। जैसे ही तुम्हारे नाम पे वो ट्रांसफर हो गया, तुम उसके क्या बन गए? मालिक। लेकिन जब हम हफ्ते पे गाड़ी लेते हैं, लेट्स से मैं शोरूम वाला हूं, तुम मुझसे ट्रक ले रहे हो, तुम मुझे पूरे 10 लाख रुपए दे रहे हो क्या ट्रक के? नहीं। तुम कितने दोगे? 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट। बाकी बचे हुए 9 लाख कैसे दोगे? किस्त में, ईएमआई में दोगे। तो ये क्या हो गया? हायर परचेज एग्रीमेंट। क्या कहते हैं इसे? हायर परचेज एग्रीमेंट। जैसे ही तुम मुझे 1 लाख रुपए देते हो, क्या तुम्हारे नाम पे मैं ट्रक कर देता हूं क्या? नहीं। 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट होता है, फिर 9 लाख रुपए का लोन का मॉर्गेज यानी बोझा तुम्हारे ट्रक पे चढ़ाया जाता है। फिर वो जब तुम पूरे 9 लाख रुपए मुझे दोगे, पूरे 10 लाख की रकम अदा करने के बाद, पे करने के बाद, फिर तुम्हारे नाम पे ट्रक किया जाएगा। तो ये हो गया हायर परचेज। फर्क क्या है? सेल में प्रॉपर्टी की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी, और हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है? ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो एग्जैक्टली सेल क्या होता है, हायर परचेज क्या होता है, दोनों के बीच का फर्क क्या होता है, ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज टू बी सीन नेक्स्ट इज कंडीशन एंड वारंटीज। बहुत सी चीजें वारंटी के साथ आती है ना? 2 साल की वारंटी, आजकल मोबाइल आते हैं 1 साल वारंटी के साथ, कि कुछ भी अगर उसमें टेक्निकल खराबी हो तो कंपनी उसको फ्री में दुरुस्त करके देती है, जिसे हम कहते हैं वारंटी। वारंटी, गारंटी, दो चीजें शब्द है। क्या वारंटी और गारंटी एक है क्या? हाँ, जैसे चाइना फोन की कोई गारंटी नहीं होती, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, है ना? तो वारंटी और गारंटी अलग है। तो वारंटी यानी क्या, गारंटी यानी क्या, कंडीशन यानी क्या, ये सब का भी मतलब लॉ में दिया गया है। जब आपको मोबाइल बेचा जा रहा है 1 साल की वारंटी के साथ, तो इस वारंटी के इसमें एग्जैक्टली क्या क्या कवर होते हैं, ये सारी चीजें अपने को समझने के लिए वारंटी के सेक्शन समझने पड़ेंगे। फिर इसके बाद होता है अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। मैंने तुम्हें कोई चीजें बेची, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं कौन बन गया? अनपेड सेलर। मैंने तुम्हें ट्रक दिया, तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो मैं कौन बन गया? अनपेड सेलर। तो बतौर अनपेड सेलर मेरे पास क्या अधिकार है, ये भी कानून में दिया गया है। सो लेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। राइट? अनपेड सेलर कौन है और अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, ये भी हमें देखना है। तो मोटा मोटी जो कुछ भी मैंने अभी टाइटल पढ़े हैं, इससे तुम लोग को एक चीज समझ में आई कि ये पूरा कानून सेल और सेलर के रिलेटेड है ना? दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सेल एंड सेलर। बड़े मियाँ कौन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। छोटे मियाँ कौन है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले एक ही थे बड़े मियाँ, जिसमें पूरे के पूरे सेक्शन थे, उसमें से कुछ सेक्शन हटाकर छोटे मियाँ बनाए गए। छोटे मियाँ कौन है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए होते हैं, ये सारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं। समझ में आ रही है बात? ये सारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, और ये सारे छोटे मियाँ किसके लिए होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएट, जैसे अगर मुझे कोई चीज लेना है 200 रुपए की, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हें ये 200 रुपए दूंगा, तुमसे चीज खरीद लूंगा। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या हम बहुत बार चीजें चेक देकर खरीदते हैं, फिर भी चेक को एक्सेप्ट कर दे? क्यों? बिकॉज चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 11th-12th में कॉमर्स में फर्स्ट ईयर में आपने एक शब्द सुना होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। सुना है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बताओ? एक ड्रॉवर होता है जो बिल ड्रॉ करता है, एक ड्रॉवी होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है। नॉर्मली इसको क्रेडिट सेल के अंदर यूज किया जाता है। तो जब कभी भी चीजें उधार या क्रेडिट पे बेची जाती है, तो ड्रॉवर जो बिल जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है, इसलिए वो ड्रॉवर होता है। जो चीजें खरीदता है वो ड्रॉई होता है, और वो एक्सेप्ट करता है, और फिर प्रॉमिस किए गए दिन पर वो उसका पेमेंट करता है। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको याद होगा उसके अंदर एक कंसेप्ट था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां हम हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में देकर डिस्काउंट कर कर पैसे इमीडिएटली कलेक्ट करते थे, और बिल के डेट पर बैंक हमारे पास से पैसे नहीं लेते हुए उस ड्रॉई के पास से पैसे कलेक्ट करती थी फॉर ए डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है कि हम
बिल ऑफ एक्सचेंज को देकर पैसे ले रहे हैं, चेक को देकर चीजें खरीद रहे हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सारे क्या हो गए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसको देकर आप ट्रांजैक्शन यानी सेल नेगोशिएट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब मान लो मैंने इनको ट्रक बेचा 10 लाख रुपए में, इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए, कितने हैं? 1 लाख रुपए। चेक क्या होता है? शब्द पता? बाउंस, मालूम है ना क्या होता है ये? चेक बाउंस। चेक बाउंस कब होता है? बहुत सी टेक्निकल चीजें होती है, लेकिन एक बेसिक उसमें रीजन होता है कि जब कभी भी आपने कोई चेक दिया है और उतने चेक की राशि आपके अकाउंट में नहीं है तो चेक बाउंस होता है। इसके अकाउंट में कितने रुपए है? 1 लाख। इसने मुझे चेक कितने का दिया है? 10 लाख। तो चेक क्लियर होगा क्या? नहीं, चेक क्या होगा? बाउंस। तो इसने अपराध किया है। चेक बाउंस इज अ क्राइम अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो चेक बाउंस कहां कवर होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, फिर उसमें कुछ टाइप्स जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के उसको देखेंगे कि व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज चेक एंड होल्डर इन ड्यू ऑफ कोर्स। और ये सब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको होल्ड करने वाला व्यक्ति कौन होता है, उसके पास क्या राइट्स और अधिकार है। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास चेक है तो चेक प्रेजेंट करते हो तो उसको लेकर क्या अधिकार है। तो चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनको देकर व्यवहार होता है, चेक देकर व्यवहार होता है ना, तो इन सभी चीजों को कौन से एक्ट के अंतर्गत कवर किया गया है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. In the next heading, we have the Indian Partnership Act 1932. Sale of Goods Act मैंने डिस्कस किया है। अब क्या है? The Indian Partnership Act 1932. आपका नाम? श्याम। श्याम और विशाल दोनों मित्र हो, राइट? दोनों दोस्त मिलकर सोचा है कि अपन अपना एक होटल चालू करते हैं, वेज रेस्टोरेंट। वेज रेस्टोरेंट वसमत रोड पे चालू करते हैं। तुम दोनों कौन हो? दोस्त। तुम दोनों ने होटल चालू करने का निर्णय लिया है। वसमत रोड पे तुम होटल खोल रहे हो और होटल का नाम रखा है फॉर्च्यून। 2.5 लाख रुपए तुम दे रहे हो, 2.5 लाख रुपए तुम दे रहे हो, दोनों 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करो। तो दोनों इक्वली पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्च्यून होटल, वेज रेस्टोरेंट, और होटल को चला रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति साथ में आकर कोई बिजनेस करते हैं फॉर अ मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सच अ बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। अब मुझे बताओ, जब कभी एक सिंगल ओनर होता है, who is the owner, controller and manager of the business, such kind of business is called as, उसका फाइनल अकाउंट तुमने 11th में करा था, क्या बोलते हो उसको? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो तुमने 12th अकाउंट्स में किया है। 11th के फाइनल अकाउंट्स में किसके अकाउंट्स बनाए थे तुमने? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या कर रहे हो भाई? जब किसी दुकान का एक सिंगल मालिक होता है, एक सिंगल ओनर कंट्रोलर होता है, तो उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। भारत में सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई भी अतिरिक्त कानून यानी कोई भी एक्स्ट्रा कानून नहीं है। एक अकेला व्यक्ति जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मालिक होता है उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर। लेकिन जब किसी बिजनेस में एक से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा मालिक हो जाते हैं और वो 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं उसे? पार्टनरशिप फर्म। एंड इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप फर्म आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसके मुताबिक गवर्न किए जाते हैं? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स दैट देयर शुड बी एन रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तुम दोनों पार्टनर हो तो तुम दोनों बीच में राइटिंग में एक अग्रीमेंट होना चाहिए जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं अपन उसको? पार्टनरशिप डीड। तो तुम दोनों दोस्त मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। और इस पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जो कानून तुमको फॉलो करना पड़ेगा उसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या सीखेंगे हम?
मीनिंग यानी एक पार्टनरशिप क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, महाराष्ट्र में अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कुछ कुछ स्टेट्स में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, जैसे वर्किंग पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है। तुम दोनों मिलकर बिजनेस खोल रहे हो, लेकिन इसका कहना है कि मैं बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकता, मेरी पढ़ाई है, तो तुम फुल टाइम काम करो, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा। तो ये कौन हुआ? स्लीपिंग पार्टनर। आप कौन हुए? वर्किंग पार्टनर। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं? पार्टनर होने के बतौर तुम्हारे अधिकार क्या है, ड्यूटी क्या है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। कल को हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स तुमने 12वीं में बनाए, तो वो एग्जैक्टली डिसोल्यूशन के क्या क्या कंडीशंस है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, उन सेक्शंस को अपने को यहाँ पे देखना है। So the chapter number 4, the Indian Partnership Act 1932 gives you an entire brief overview of the sections which are applicable to a partnership firm. What is a joint stock company? Which is registered under the Companies Act 2013. क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी को पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है क्या? नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक्ट और ये सेक्शंस किसे एप्लीकेबल है? ओनली टू अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के इस एक्ट में क्या क्या सेक्शंस है, क्या क्या टर्म्स है, ये सारी चीजें हमें देखना है। फाइनली इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तुम्हारे सारे सिलेबस में ये एक ऐसा कानून है जो भारत सरकार ने बनाया है। इसका लेटेस्ट वर्जन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 में इसका लेटेस्ट वर्जन आया है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं, लेकिन उसका सबसे पहला वर्जन कब है? कंपनीज एक्ट 1956। फिर उसके वर्जन बदलते गए, अमेंडमेंट्स आते गए, बदलाव लाते गए। जब कभी भी कोई कानून बनता है तो उसमें बदलाव लाने पड़ते वक्त के साथ। जब मनो जैसे अभी ये बात है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कब पास हुआ है? 1872 में। तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था क्या बच्चों? तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं था। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए अमेंडमेंट्स आते हैं। जब कभी भी अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरा ही कानून बदलना पड़ता है, तो उसका नया वर्जन लाया जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अब उसमें इतने बदलाव, इतने अमेंडमेंट आ गए कि उसका नया वर्जन ला लिया, जिसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेकिन अपने को सिलेबस में पुराना वाला है, अपने को सिलेबस में पुराना वाला है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि कंज्यूमर कौन होता है। अगर आप किसी किराना दुकान से सामान लो तो आप कौन बन गए? कंज्यूमर। हु इज अ बायर? जैसे सेल ऑफ गुड्स में क्या देखेंगे हम? हु इज अ सेलर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में समझेंगे हम हु इज अ कंज्यूमर। डेफिनेशन, कंप्लेन क्या होती है, दिक्कतें क्या होती है, क्या शिकायत है, कंप्लेंट किसे कहते हैं। फिर कंज्यूमर डिफेक्ट्स क्या होता है, डिफिशियंसी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, कंज्यूमर काउंसिल क्या होता है। जैसे अलग अलग काउंसिल है हमारे पास कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए, जहां पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, ओसीएम में देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। फिर उसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये क्या होती है, इनका मिक्सिंग कैसा होता है, इनकी कमेटी कैसे होती है और किस हिसाब से कैसे कैसे इसके अंदर निर्णय लिए जाते हैं, इसके बारे में ब्रीफ जानकारी हमें द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिए गए हैं। So in the second year, third semester syllabus of the mercantile law, we are going to learn 5 law. Starting with the first, the Indian Contract Act 1872, the Negotiable Instrument Act 1881, the Sale of Goods Act 1930, the Indian Partnership Act 1932, the Consumer Protection Act 1986. By the time I teach you all law, I promise you that your score should and surely should be one of the highest and top scores amongst all the students of all the colleges learning around you. Okay, this is a brief introduction of the entire syllabus of mercantile law. Thank you.